तो अब बात करते हैं वेनेजुएला के हवाले से। वेनेजुएला इस वक्त आलमी सियासत के उस नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां ताकत का मुजाहिरा और वसाइल की जंग एक दूसरे में जम हो चुकी हैं। हालिया दिनों में वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और वेनेजुएला के सदर के खिलाफ कार्रवाई के बाद आलमी सतह पर यह बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है कि आया ये महज एक इलाकाई वाकया है या फिर ताकत के तवाजुन में एक बड़ी और सोच समझ कर की गई तब्दीली है। जाहिर है वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी या अगवा से मुतालिक सामने आने वाले इतलात ना सिर्फ लातीनी अमेरिका बल्कि एशिया, मशरिक वस्ता और यूरोप में भी खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। सबसे बुनियादी सवाल यही उठ रहा है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को बगैर किसी मुजाहमत के आसानी से हिरासत में कैसे लिया गया? क्या यह महज एक बैरूनी फौजी कार्रवाई थी या इसके पीछे वेनेजुएला के अंदर मौजूद सियासी ओपोजिशन, रियासती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ अनासिर की मिलीभगत शामिल थी? जदीद आलमी सियासत में अब ये रियासतें सिर्फ टैंकों और बमबार तैयारों से नहीं गिराई जाती बल्कि अंदरूनी कमजोरियों, मुआशी बहरान और इदारा जाती दरारों को हथियार बनाया जाता है। देखा जाए तो वेनेजुएला ने एक अरसे से शदीद मुआशी तबाही का सामना किया है। महंगाई ने आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है, करेंसी अमली तौर पर बेवकत हो चुकी है और रियासती इदारे एतमाद खो बैठे हैं। ऐसे हालात में ये इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता है कि रियासती मशीनरी के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हों जो या तो मायूसी का शिकार हों या बैरूनी दबाव के आगे मुजाहमत की सकत न रखते हों। यही वो खला होता है जिसमें आलमी ताकतें मुदाखलत के मौके तलाश करती हैं। अब अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के सदर के खिलाफ कार्रवाई महज एक फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक मंसूबा हो सकता है जिसमें मालूमाती जंग, सिफारती दबाव, अंदरूनी इख्तलाफात और कानूनी महाज सब शामिल हो सकते हैं। और वेनेजुएला के सदर पर चार्जशीट की बुनियादी वजह मुनशियात की स्मगलिंग है और अमेरिकी अदालतों में मुनशियात स्मगलिंग जैसे इल्जामात के तहत किसी गैर मुल्की सदर को गहरे कटहरे में लाना तस्वुर। तो इस हवाले से बताएं तो दरअसल सियासी ये दबाव भी है और इसके अलावा अब बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि वो जो हमसाया ममालिक हैं और वेनेजुएला के इर्द गिर्द क्यूबा भी है, उनको भी आगे निशाना क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हमने सुनी है कि वो इरादे अभी भी बहुत मजबूत रखते हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जफर जसपाल साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस और दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर एक गहरी नज़र रखते हैं, फरमाइएगा कि दर हकीकत ये हुआ क्या, क्यों इतना बड़ा स्टेप लिया गया अमेरिका की जानिब से और कमजोरियां कहां देखी आपने वेनेजुएला में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिकन पॉलिसी बड़ी क्लियर थी और ये ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2025 में क्लियरली वाज़ह किया था कि जो उनका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें वो दोबारा रिवाइव करेंगे बाय ऑल मीन, जिसको उनकी फॉरेन पॉलिसी में मनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं 1823 का, और उसको असर्ट करते हुए उन्होंने आगे मूव किया। क्योंकि पिछले सालों में ये नज़र आ रहा था कि जो यहाँ पे ममालिक हैं क्यूबा, कोलंबिया, वेनेजुएला, दो के इन्होंने अपने अमेरिका के साथ भी रिलेशंस रखे मगर ये आउट ऑफ द हेमिस्फीयर चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे थे। तो ये एक असर्टिवनेस है जो कि हमें नजर आई, जो कि उसने डेमोस्ट्रेट की और बाकी स्टेट्स के लिए सिग्नलिंग भी की। और इसके साथ साथ वो ये भी सिग्नल कर रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो कि अमेरिकन ने हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, हम किसी बाहर की ताकत, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या कोई और पावर्स हो, पहले ये जब मनरो डॉक्ट्रिन आया था उस वक्त फ्रांस और ब्रिटिश के ऊपर फोकस था, हम किसी भी अदर ग्रेट पावर्स को यहाँ इंटरफेयर नहीं करने देंगे। यहाँ तक तो ये बात ये समझ आती है। दूसरा रह गया कि देखिए जो उन्होंने चार्जशीट की है वो तो बिल्कुल ही एक बचकाना है कि नार्को ट्रेड, अगर एक प्रेसिडेंट एक मुल्क का है उसको नार्को ट्रेड और जहाँ पे ऑयल के अबंडेंट ज़खायर हैं तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उनकी इंटरनल करप्शन हो सकती है, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, मगर उसको इस तरह की मनी के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर जो कंस्पायरेसी और जो वेपन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो भाई वेपन्स तो वो प्रेसिडेंट है एक मुल्क का, मुल्क के अंदर तो बहुत सा साजो सामान होता है, स्मॉल आर्म्स तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारा जो फ्रेम चार्जशीट बनाई गई है वो एक मज़ाका खैज़ और वो इंडिकेट करती है कि इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। लेकिन सर, जिस तरह से एक शख्स को उठाया गया है, बेशक वो वहां के सदर हैं, लेकिन अब वहां पर नायब सदर मौजूद हैं, सिस्टम तो फिर भी वही का वही ही इस वक्त चल रहा है और उनका प्लान भी वही है। तो आगे आने वाले वक्त में प्लान कुछ डेंजरस आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक इंडिकेशन है कि जिस वक्त अमेरिकन ने
किडनैपिंग रेड किया, उस वक्त उनके साथ वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जिसके गो के हेड ऑफ दिस मदोरो थे, मगर उसकी जो बाकी सारी कैबिनेट और वो सारे जो मेंबर्स थे वो उससे डिच कर चुके थे। अगर वो डिच ना होते तो फिर कुछ रेजिस्टेंस होती, कुछ और चीजें होती। इस तरह ये नहीं हो सकता कि ये कोई मूवी तो नहीं है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स गए और वहां से प्रेसिडेंट को उठा के ले और कोई रेजिस्टेंस भी ना हुई। थोड़ी सी उन्होंने फायरिंग हमें शो की कि ये ऐसे उड़ा दी, वो सर भी एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ओपोजिशन नहीं बल्कि जो हुकूमती और जो सिक्योरिटी के लोग थे उनमें भी काफ़ी कुछ लोग अमेरिका के साथ मिले हुए थे। कुछ नहीं, मेरा ख्याल है कि पूरे उसके जो नीचे वाली हरारकी थी वो मिली हुई थी और उसने फैसिलिटेट किया और इसीलिए उस हरारकी ने दोबारा अपना कॉप कर लिया। मगर देखना यह है कि उनका जो रिएक्शन डिटर्मन होगा वो उनके इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स से होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के इलेक्शंस में ये अपनी लिजिटिमेसी साहब खो चुके थे और विद इन और इसकी अपनी कैबिनेट, इसका अपना ग्रुप भी सारा उसी में आता है। मगर अब ये एक नई डायमेंशन आ गई है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन के साथ अमेरिकन की कोऑर्डिनेशन होती तो वो जो नोबेल पीस प्राइज जो ऑपोजिशन लीडर है उसको पिक किया जाता, तो ट्रंप ने उसको भी स्नब कर रहा है। तो ये एक प्री प्लान इंटरनल उनके साथ मिली भगत के साथ ही ऑपरेशन हुआ है। रह गया कि इसके असरात क्या होंगे, जिस तरह वो क्यूबा को थ्रेट कर रहा है, कोलंबिया को कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये थ्रेट मटीरियलाइज करने के लिए अमेरिकन को अब काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो कंट्रीज और उनके जो लीडर्स हैं वो मजीद कॉन्शियस हो जाएंगे। अच्छा सर, जिस तरह से अब हम थोड़ा सा चाइना का भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले वो ये कि जो ओपोजिशन के लोग हैं या हुकूमती लोग हैं, जाहिर है वहाँ पर इकोनॉमिकल एक इंस्टेबिलिटी, महंगाई और इसके अलावा जो मसाइल हैं, उन मसाइल की वजह से उन्होंने क्या उम्मीद लगाई कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कुछ बेहतरी लाएंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशंस के बाद जहां पर सदर को अगवा कर लिया जाए या वहां पर केसेस चले, हमने माजी में तो कभी स्टेबिलिटी आती नहीं देखी किसी दूसरे मुल्क में। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना की जो लेटिन अमेरिका में वो बड़ी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है और अभी वो इंक्रेस कर रहा था, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ की वो स्टेबिलिटी का और चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो रीजनल स्टेबिलिटी के साथ लिंक है। वहाँ पे अगर इंस्टेबिलिटी है तो चाइनीज जो है स्टेप बैक करेंगे। दूसरी तरफ रशिया की कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा जो आपने कहा, नहीं, ये अमेरिका पहले भी करता रहा, सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। देखे ना, जो इराक में इंटरवेंशन थी अमेरिकन की, प्रिवेंटिव स्ट्राइक जो उन्होंने वॉर इम्पोज की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नाम लेके, वो भी एक इराकी प्रेसिडेंट के खिलाफ थी। गो के प्रेसिडेंट सदाम को इतनी मेजॉरिटी वो क्या कहते हैं पॉपुलर नहीं रहे थे उस वक्त, मगर जैसे ही उनको एलिमिनेट किया गया तो वहाँ पे एक इंसर्जेंसी शुरू हो गई जो कि अमेरिकन के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुई। तो ये चीज़ उनको इग्नोर नहीं करनी। इसीलिए जो बहुत से अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, उनके अपने एनालिस्ट हैं और अपने सेनेटर्स हैं, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि आप चले तो गए, आपने अगवा तो कर लिया, उस वक्त तो वो साथ हुए, मगर वहाँ की पब्लिक का रिलेशन और वो जो अगर इंसर्जेंसी में जाएगी तो आपके इंटरेस्ट को क्या होगा। और वो जा सकती है, क्योंकि ये सोशलिस्ट पार्टी को इतनी वीक पार्टी, ये भी इक्वली स्ट्रांग पार्टी है वहाँ पे। अच्छा सर, दूसरी जानिब जिस तरह से अभी चाइना सुपर पावर बनने की दौड़ में है और फ्यूल का उनका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो वेनेजुएला के साथ है, वो जाहिर है अगर अमेरिका वहाँ पर बहुत ज़्यादा रसूख बना लेता है तो वो तो डैमेज होगा। तो उसकी जो दौड़ है वो कहीं स्लो तो नहीं हो जाएगी चाइना की? मेरा ख्याल है कि ये गलत एस्टिमेट है, क्योंकि वेनेजुएला के साथ ठीक है, उनको चीप ऑयल या एक ऑयल डील्स थी, वो उनका वर्कआउट कर रहे थे, मगर इस वक्त चाइना को फ्यूल में तो बहुत ज़्यादा रशिया से अवेलेबल है, ईरान से अवेलेबल है, और उसके बावजूद दूसरा चाइना जो है न्यूक्लियर एनर्जी पे चला गया। तो ये कहना कि उसकी ऑयल पे और उसकी डेवलपमेंट पे एंटायर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ द ऑयल है या पेट्रो कम्युनिकेशन पे नहीं। चाइना ने अपने आप को डिवर्सिफाई कर लिया है और उस डिवर्सिफाई में उसकी इकोनॉमी इस तरह डिपेंडेंट नहीं है कि अगर वेनेजुएला की तरफ से अगर ब्लॉकेट हो जाता है, अमेरिकन कर देते हैं ऑयल ब्लॉकेट, तो उसकी इकोनॉमी को या उसके राइज को फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जफर जसपाल साहब मौजूद और उन्होंने मुकम्मल डिस्कशन की है वेनेजुएला की सिचुएशन के हवाले से और फ्यूचर में चाइना को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसी सिचुएशन से।